वेलकम टू माय चैनल वैंक्शन रिबन लव एफएफ। मैं हूँ आपकी ऑथर हिवियन। अगर आपको मेरी स्टोरीज पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज की हमारी स्टोरी का नाम है द हैकर आई हंटेड। चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे कैरेक्टर से। वीइंग एक चीयरफुल और इंटेलिजेंट कॉलेज स्टूडेंट जिसके पास हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है, लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज किसी को नहीं पता। वाक जी बीजिंग सीबीआई का सबसे टैलेंटेड यंग एजेंट जो अपने काम के लिए जाना जाता है। लैन शिचन वाकजी का बड़ा भाई और बीजिंग के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन में से एक। जियांग चंग वीइंग का कजिन और उसका सबसे करीबी दोस्त जो उसके हर सीक्रेट को जानता है। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। चाइना के बीजिंग सिटी में पिछले एक साल से सिर्फ एक ही नाम हर न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ था, शैडो। एक ऐसा हैकर जिसे कोई नहीं जानता था, ना उसका चेहरा, ना उसकी एज, ना उसकी आइडेंटिटी। लेकिन एक बात सब जानते थे, जब भी शैडो किसी को टारगेट बनाता था, कुछ ही घंटों में उस इंसान की सारी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाती थी। और सबसे अजीब बात ये थी कि उसके टारगेट हमेशा वही लोग होते थे जो अपनी पावर और पैसे के पीछे कुछ ना कुछ छुपा रहे होते थे। उस रात बीजिंग के एक लक्जरी होटल में कुछ इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे। रूम पूरी तरह सिक्योर था, फोन्स बाहर रखवा दिए गए थे, सिक्योरिटी गार्ड्स हर फ्लोर पर मौजूद थे। सबको लग रहा था कि उनकी बातें सिर्फ इसी रूम तक सीमित रहेंगी। लेकिन अचानक कॉन्फ्रेंस रूम की सारी स्क्रीन्स ब्लैक हो गई। पहले सबने सोचा कोई टेक्निकल इशू है, लेकिन अगले हाई सेकंड स्क्रीन्स पर फाइल्स दिखने लगी। बैंक रिकॉर्ड्स, हिडन अकाउंट्स, इलीगल ट्रांजैक्शंस और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स। रूम में बैठे लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि ये किसने किया है। शैडो। कुछ ही मिनट्स में वही फाइल्स रिपोर्टर्स और मीडिया हाउसेस के पास पहुंच गई। न्यूज़ चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगी, सोशल मीडिया पर हंगामा मैक गया और जिन लोगों ने सालों तक अपनी इमेज संभल कर रखी थी, उनकी सच्चाई सबके सामने आ गई। इसी वक्त बीजिंग के दूसरे कोने में एक अपार्टमेंट की लाइट्स अभी भी जल रही थी। रूम के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर स्क्रीन्स चमक रही थी। एक यंग लड़का चेयर पर बैठा कीबोर्ड पर तेजी से काम कर रहा था। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस था और उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल। ये वीइंग था, दिन में एक ऑर्डिनरी कॉलेज स्टूडेंट और रात में शैडो। उसने स्क्रीन पर मिशन कंप्लीट का नोटिफिकेशन देखा और चेयर पर पीछे टिक गया। उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, ये उसकी रूटीन का हिस्सा बन चुका था। लेकिन उससे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस बार सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि उसी वक्त बीजिंग सीबीआई हेडक्वार्टर्स में इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी। कॉन्फ्रेंस रूम में सीनियर ऑफिसर्स के सामने एक फाइल रखी थी। फाइल के कवर पर सिर्फ एक नाम लिखा था, शैडो। रूम के दूसरे साइड बैठा एक यंग मैन शांत नजरों से फाइल को देख रहा था। ये वाकजी था, बीजिंग सीबीआई का सबसे टैलेंटेड एजेंट। आज तक उसने कोई भी मेजर केस फेल नहीं किया था। एक सीनियर ऑफिसर ने फाइल उसकी तरफ सरकाई। ये केस अब तुम हैंडल करोगे। रूम में खामोशी छा गई। सबको वाकजी की कैपेबिलिटी पर भरोसा था, लेकिन सब ये भी जानते थे कि शैडो कोई ऑर्डिनरी हैकर नहीं था। वाकजी ने फाइल खोली और कुछ पेजेस पढ़े, फिर उसने फाइल बंद कर दी। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन साफ नजर आ रहा था। उसने सिर्फ एक लाइन कही, मैं उसे ढूंढ लूंगा। उसी वक्त अपार्टमेंट में बैठा वीइंग अपना कंप्यूटर शट डाउन कर रहा था। उससे नहीं पता था कि बीजिंग सीबीआई ने उसके लिए अपना बेस्ट एजेंट चुना है, और वाकजी को भी नहीं पता था कि जिस हैकर को वो पूरे शहर में ढूंढने वाला है, वो अभी आराम से अपनी कॉफी बना रहा है। किस्मत ने उन दोनों के रास्ते अलग अलग जगहों से शुरू किए थे, लेकिन बहुत जल्द उनकी मंजिल एक हाई होने वाली थी। अगली सुबह बीजिंग सीबीआई हेडक्वार्टर्स में वाकजी अपने ऑफिस में बैठा शैडो की फाइल देख रहा था। पिछले एक साल में शैडो ने जितने भी अटैक्स किए, द अन सबकी रिपोर्ट्स उसके सामने राखी हुई थी। वाकजी हर डिटेल को ध्यान से पढ़ रहा था। जितना ज्यादा वो केस को समझने की कोशिश कर रहा था, उतना ही उससे एक बात अजीब लग रही थी। शैडो ने कभी किसी ऑर्डिनरी सिटीजन को टारगेट नहीं किया था। उसके हर टारगेट का कनेक्शन करप्शन, फ्रॉड या किसी इलीगल एक्टिविटी से था। ये बात उसके दिमाग में बार बार आ रही थी। आखिर शैडो चाहता क्या था? अगर वो क्रिमिनल था तो क्रिमिनल्स को एक्सपोज क्यों कर रहा था?
और अगर वो लोगों की मदद कर रहा था तो अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहा था। कुछ देर बाद वागजी साइबर डिवीजन में गया। वहाँ एक्सपर्ट्स शैडो के लेटेस्ट अटैक को एनालाइज कर रहे थे, लेकिन हर रिपोर्ट का रिजल्ट एक जैसा था। नो ट्रेस, नो आइडेंटिटी, नो लोकेशन, जैसे शैडो कोई इंसान नहीं बल्कि एक साया हो। दूसरी तरफ वीइंग अपनी मॉर्निंग क्लास अटेंड कर रहा था। क्लास के दौरान भी उसका ध्यान पढ़ाई पर कम और कल रात के ऑपरेशन पर ज्यादा था। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा था, लेकिन उससे लग रहा था कि सीबीआई इस बार पहले से ज्यादा सीरियस है। क्लास खत्म होते ही वो कैफेटेरिया चला गया, जहां जियांग चंग पहले से उसका वेट कर रहा था। वीइंग ने कॉफी उठाई और सामने वाली चेयर पर बैठ गया। जियांग चंग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कल रात फिर न्यूज में छाए हुए थे तुम। वीइंग ने नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ कॉफी का सिप लिया। मैंने कुछ नहीं किया। जियांग चंग ने आंखें घुमाई। ये लाइन तुम पिछले 3 साल से बोल रहे हो। दोनों कुछ देर तक नॉर्मल बातें करते रहे, लेकिन जियांग चंग को पता था कि वीइंग जितना केयरफ्री दिखता है उतना है नहीं। उसके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा होता था। उसी वक्त बीजिंग के एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में लैन शिचन अपनी कंपनी की मीटिंग खत्म कर रहा था। मीटिंग के बाद उसने अपना फोन उठाया और वागजी को कॉल किया, लेकिन जैसे ही उससे पता चला कि वागजी फिर से ऑफिस में बिजी है, उसने सिर्फ हल्की सी सांस छोड़ी। उससे पता था कि जब भी वागजी किसी केस पर काम करता है तो दुनिया की बाकी सारी चीजें उसके लिए सेकेंडरी हो जाती है। शाम तक वागजी ने शैडो के पुराने रिकॉर्ड्स दोबारा चेक किए और तब उसकी नज़र एक पैटर्न पर पड़ी। शैडो के कुछ ऑपरेशंस का इनडायरेक्ट कनेक्शन बीजिंग यूनिवर्सिटी के नेटवर्क से था। प्रूफ नहीं था, लेकिन एक क्लू जरूर था। वागजी ने तुरंत उस इन्फॉर्मेशन को नोट कर लिया। अगले दिन उसने खुद यूनिवर्सिटी विजिट करने का डिसीजन लिया। उसका मानना था कि कभी कभी आंसर्स फाइल्स में नहीं बल्कि लोगों के बीच मिलते हैं। अगली दोपहर वागजी बीजिंग यूनिवर्सिटी पहुंच गया। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग के बाद वो कैंपस के अंदर से गुजर रहा था। स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस और एक्टिविटीज में बिजी थे। हर जगह नॉर्मल कॉलेज लाइफ नजर आ रही थी। तभी मोड़ पर किसी से उसकी टक्कर हो गई। कुछ बुक्स नीचे गिर गई। वागजी ने तुरंत झुककर बुक्स उठाई और जब उसने सामने देखा तो कुछ सेकंड्स के लिए रुक गया। ये वही लड़का था जो हर किसी से मुस्कुराकर बात कर रहा था। वीइंग ने भी उसकी तरफ देखा। दोनों की नजरें एक पाल के लिए मिली। फिर वीइंग ने बुक्स लेते हुए हल्का सा थैंक यू कहा और अपने रास्ते चल दिया। ये मुलाकात सिर्फ कुछ सेकंड्स की थी, लेकिन जाने क्यों दोनों के दिमाग में एक दूसरे का चेहरा रह गया। वागजी ने पीछे मुड़कर एक बार फिर वीइंग को देखा और फिर अपने आप को समझाया कि वो बस एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, लेकिन उससे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी इन्वेस्टिगेशन ने अभी अभी उससे उस इंसान के सामने लाकार खड़ा कर दिया है जिसे वो पूरे बीजिंग में ढूंढ रहा था। यूनिवर्सिटी से वापस आने के बाद भी वागजी के दिमाग में कैंपस का वो छोटा सा इंसिडेंट बार बार आ रहा था। ये कोई अनयूजुअल बात नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो हर छोटी डिटेल ऑब्जर्व करता था, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार उसका ध्यान बार बार वीइंग पर जा रहा था। उसने अपनी डेस्क पर बैठकर यूनिवर्सिटी के कुछ पब्लिक रिकॉर्ड्स चेक किए। वीइंग का नाम वहां मौजूद था। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड, कोई डिसिप्लिनरी इश्यू नहीं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। और शायद यही बात सबसे ज्यादा अजीब लग रही थी। दूसरी तरफ वीइंग अपने अपार्टमेंट में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसकी स्क्रीन पर कोड्स की लाइंस तेजी से बदल रही थी, लेकिन उसका ध्यान भी पूरी तरह काम पर नहीं था। उसके दिमाग में भी वागजी का चेहरा घूम रहा था। उसने अपने आप पर हंस दिया। एक सीबीआई एजेंट के बारे में इतना सोचने की क्या जरूरत है, लेकिन क्यूरियोसिटी फिर भी कम नहीं हुई। कुछ देर बाद उसने इंटरनेट पर वागजी के बारे में अवेलेबल इन्फॉर्मेशन देखनी शुरू की। हर आर्टिकल में एक ही बात लिखी थी, ब्रिलियंट, डिसिप्लिन्ड, अनबीटेबल। वीइंग ने स्क्रीन बंद कर दी। अब उसे समझ आ रहा था कि बीजिंग सीबीआई ने शैडो केस किस इंसान को दिया है। अगले कुछ दिन शांत गुजरे। ना शैडो की तरफ से कोई नया अटैक हुआ, ना सीबीआई को कोई नया क्लू मिला, लेकिन इस खामोशी के पीछे दोनों अपनी अपनी तरफ से तैयारी कर रहे थे। एक शाम जियांग चंग वीइंग के अपार्टमेंट आया। उसने रूम में एंटर होते ही देखा कि वीइंग अनयूजुअल तरह से सीरियस बैठा हुआ है। ये देखकर वो तुरंत समझ गया कि कुछ बात है। वीइंग जब भी ज्यादा चुप हो जाता था
तब मतलब उसके दिमाग में कोई प्लान चल रहा होता था। जियांग चंग उसके सामने बैठ गया। क्या सोच रहे हो? वीइंग ने कुछ सेकंड्स तक जवाब नहीं दिया। फिर धीरे से बोला, तुमने कभी सोचा है कि अगर कोई इंसान सच और लॉ के बीच फंस जाए तो क्या करे? जियांग चंग ने उसे ध्यान से देखा और फिर मुस्कुरा दिया। लगता है तुम उस सीबीआई एजेंट के बारे में सोच रहे हो। वीइंग ने तुरंत कुशन उसकी तरफ फेंक दिया। जियांग चंग हंस पड़ा, लेकिन अंदर ही अंदर उससे भी चिंता हो रही थी, क्योंकि पहली बार वीइंग किसी इन्वेस्टिगेशन को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहा था। उसी वक्त बीजिंग के एक रेस्टोरेंट में लैन शिचिन और वागजी डिनर कर रहे थे। ये उन दोनों भाइयों के लिए रेयर मोमेंट था, क्योंकि वागजी अक्सर अपने काम में इतना बिजी रहता था कि फैमिली के लिए वक्त निकलना मुश्किल हो जाता था। डिनर के दौरान लैन शिचिन ने नोटिस किया कि वागजी का ध्यान कहीं और है। क्या केस इतना डिफिकल्ट है? वागजी कुछ पाल छुप रहा, फिर बोला, शैडो बाकी क्रिमिनल्स जैसा नहीं है। लैन शिचिन ने भौं उठा दी। ये तो पहली बार है जब तुम किसी सस्पेक्ट के बारे में ऐसा कह रहे हो। वागजी ने सीधा जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो खुद भी समझने की कोशिश कर रहा था कि उससे शैडो के बारे में अलग क्यों लग रहा है। 2 दिन बाद बीजिंग में एक चैरिटी गाला ऑर्गेनाइज किया गया। सिटी के कई बिजनेसमैन और इम्पोर्टेंट लोग वहां मौजूद थे। लैन शिचिन भी इवेंट अटेंड कर रहा था और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वागजी भी वहां था। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ स्टूडेंट्स को वॉलंटियर बनाकर भेजा गया था। अन स्टूडेंट्स में वीइंग भी था। इवेंट शुरू होने के कुछ देर बाद वीइंग वॉलंटियर्स की लिस्ट चेक कर रहा था। तभी उसकी नज़र हॉल के दूसरे कोने पर पड़ी। ब्लैक सूट में खड़ा एक आदमी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स ऑब्जर्व कर रहा था। वागजी। वीइंग कुछ सेकंड्स तक उसे देखता रहा, और जाने क्यों उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई, लेकिन उससे नहीं पता था कि उसी वक्त वागजी की नज़र भी उस पर पड़ चुकी थी। इस बार उनकी मुलाकात कोई एक्सीडेंट नहीं थी, और दोनों को एहसास भी नहीं था कि किस्मत धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे की जिंदगी में और गहरा उतार रही थी। चैरिटी गाला अपने पूरे शान ओ शौकत के साथ चल रहा था। हॉल में बीजिंग के कई इन्फ्लुएंशियल लोग मौजूद थे। मीडिया भी इवेंट कवर कर रही थी। वीइंग वॉलंटियर्स के साथ गेस्ट्स की हेल्प कर रहा था, लेकिन उसकी नज़र कभी कभी अनजाने में वागजी की तरफ चली जाती। दूसरी तरफ वागजी भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स चेक करते हुए बार बार उसी डायरेक्शन में देख लेता। उसने खुद भी नोटिस किया कि पिछले कुछ दिनों में उसकी वीइंग से मुलाकातें जरूरत से ज्यादा हो रही है, लेकिन उसने इस बात को अपने दिमाग से निकल दिया। इवेंट खत्म होने के करीब था जब अचानक हॉल की लाइट्स कुछ सेकंड्स के लिए ब्लिंक हुई। ज्यादा लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। सबने सोचा कोई टेक्निकल इशू होगा, लेकिन वागजी तुरंत अलर्ट हो गया। उसकी इंस्टिंक्ट्स उसे वार्निंग दे रही थी। उसने सिक्योरिटी टीम को सिग्नल दिया और कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ गया। कुछ हाई मिनट्स बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं मिली, लेकिन वागजी का डाउट खत्म नहीं हुआ। इवेंट के बाद जब लोग वापस जाने लगे तो बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। कई लोग एंट्रेंस के पास रुक गए। वीइंग भी वही खड़ा था। उसने आसमां की तरफ देखा और धीरे से सांस छोड़ी। उसने बाइक लाई थी और इस बारिश में घर पहुंचना मुश्किल लग रहा था। तभी उसके पास एक ब्लैक कार आकर रुकी। विंडो नीचे हुई। अंदर वागजी बैठा था। कुछ सेकंड्स के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर वागजी ने शांत आवाज में कहा, बारिश जल्दी रुकती नहीं लग रही, मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। वीइंग ने पहले मना करने का सोचा, लेकिन फिर उसने कंधे ऊंचा दिए और कार का दूर खोलकर अंदर बैठ गया। कार के अंदर कुछ देर तक खामोशी रही। बारिश की आवाज ही सुनाई दे रही थी। आखिर वीइंग ने ही बात शुरू की, लगता है आप हमेशा काम में बिजी रहते हैं। वागजी ने रोड से नजर हटाए बिना जवाब दिया, और तुम हमेशा हर जगह मिल जाते हो। ये सुनकर वीइंग हंस पड़ा। पहली बार कार के अंदर हल्का सा कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर बना। रास्ते भर दोनों ने नॉर्मल बातें की, कॉलेज, वर्क, बीजिंग का ट्रैफिक और कुछ छोटी मोटी बातें। किसी ने भी शैडो या सीबीआई केस का जिक्र नहीं किया। जैब कार वीइंग के अपार्टमेंट के पास रुकी तो वो बाहर निकल गया। जाने से पहले उसने विंडो के पास झुककर कहा, थैंक यू एजेंट वागजी। वागजी ने सिर्फ हल्का सा सिर हिला दिया, लेकिन जैब वीइंग बिल्डिंग के अंदर चला गया। तब भी उसकी नज़र कुछ पाल वही रही। उस रात दोनों को नींद देर से आई, लेकिन वजह अलग थी। वागजी शैडो के बारे में सोच रहा था और वीइंग वागजी के बारे में।
अगले दिन सुबह बीजिंग सीबीआई हेडक्वार्टर्स में अचानक हलचल मच गई। साइबर डिवीजन ने एक अर्जेंट रिपोर्ट भेजी थी। एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के सर्वर्स हैक हुए थे और सिस्टम में एक सिंबल छोड़ा गया था, शैडो। ये देखते ही पूरा डिपार्टमेंट एक्टिव हो गया। वागजी तुरंत इन्वेस्टिगेशन रूम में पहुंच गया, लेकिन रिपोर्ट पढ़ते ही उसके चेहरे पर हल्का सा कंफ्यूजन आया। ये अटैक शैडो के पुराने पैटर्न से अलग था। यहाँ किसी करप्शन या क्रिमिनल एक्टिविटी का एविडेंस लीक नहीं हुआ था, सिर्फ कॉन्फिडेंशियल डेटा चोरी हुआ था। और इसी बात ने वागजी को परेशान कर दिया। उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ ना कुछ गलत था। दूसरी तरफ अपने अपार्टमेंट में बैठा वीइंग भी वही रिपोर्ट देख रहा था, और उसका एक्सप्रेशन धीरे धीरे सीरियस होता जा रहा था, क्योंकि इस बार अटैक उसने नहीं किया था। किसी ने शैडो का नाम उसे किया था, और पहली बार किसी और ने उसके गेम में कदम रख दिया था। वीइंग ने लैपटॉप बंद किया और खिड़की के बाहर देखा। उससे अंदाजा हो गया था आने वाले दिन पहले से ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं। वीइंग पूरी रात सो नहीं पाया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, किसी ने शैडो का नाम उसे किया था। पिछले 3 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। जो लोग उससे पकड़ना चाहते थे वो बहुत थे, लेकिन उसकी आइडेंटिटी कॉपी करने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। सुबह होते ही उसने अपना लैपटॉप खोला और उस अटैक के ट्रेसेस एनालाइज करने लगा। कुछ घंटों की मेहनत के बाद उससे एक बात समझ आ गई। अटैक करने वाला स्किल्ड था, बहुत स्किल्ड, लेकिन शैडो नहीं था। उसने जानबूझकर कुछ ऐसे डिजिटल फुटप्रिंट्स छोड़े थे जो असली शैडो कभी नहीं छोड़ता, जैसे कोई किसी और पर इल्जाम डालना चाहता हो। ये बात वीइंग को पसंद नहीं आई, क्योंकि अगर ये सिलसिला चलता रहा तो सिर्फ सीबीआई ही नहीं बल्कि पूरा बीजिंग उसके पीछे पड़ जाएगा। दूसरी तरफ वागजी भी इसी केस में उलझा हुआ था। जितना ज्यादा वो रिपोर्ट्स देख रहा था उतना ही उसका डाउट बढ़ता जा रहा था। अटैक पर शैडो का सिंबल था, लेकिन स्टाइल अलग था, मोटिव अलग था, और एग्जीक्यूशन भी अलग था। उसकी इंस्टिंक्ट्स कह रही थी कि या तो शैडो ने अपना तरीका बदल दिया है, या फिर कोई और उसका नाम उसे कर रहा है। ये पहली बार था जब इन्वेस्टिगेशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। 2 दिन बाद बीजिंग यूनिवर्सिटी में एनुअल टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की गई। कई कंपनीज और गेस्ट्स वहां आने वाले थे। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से सीबीआई की एक टीम भी इवेंट मॉनिटर कर रही थी, और नेचुरली उस टीम को लीड कर रहा था वागजी। जैब वीइंग एग्जीबिशन हॉल में एंटर हुआ तो उसने तुरंत वागजी को देख लिया। ब्लैक सूट में खड़ा वो हर चीज को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। कुछ सेकंड्स के लिए वीइंग के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आई, लेकिन फिर उसने अपना ध्यान एग्जीबिशन पर लगा दिया। इवेंट नॉर्मल चल रहा था। स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट कर रहे थे, गेस्ट्स क्वेश्चंस पूछ रहे थे, सब कुछ परफेक्टली स्मूथ लग रहा था। लेकिन अचानक हॉल के एक सेक्शन में पावर फेलियर हो गया। कुछ स्क्रीन्स बंद हो गई। लोगों में हल्की सी अफरा तफरी मच गई। वागजी तुरंत उस तरफ बढ़ा, और उसी वक्त उसने देखा कि एक शेल्फ गिरने वाली है। शेल्फ के नीचे कुछ स्टूडेंट्स खड़े थे, लेकिन उन तक पहुंचने से पहले ही एक और इंसान वहां पहुंच गया, वीइंग। उसने बिना सोचे स्टूडेंट्स को एक तरफ खींच लिया। अगला हाई सेकंड शेल्फ जोर से नीचे गिर गई। हॉल में कुछ पाल के लिए सन्नाटा छा गया। अगर वीइंग एक सेकंड भी लेट होता तो कई लोग इंजर्ड हो सकते थे। वागजी ने ये सब अपनी आंखों से देखा। उसने तुरंत स्टाफ को सिचुएशन हैंडल करने के लिए कहा, और फिर वीइंग के पास आया। तुम ठीक हो? वीइंग ने हल्का सा सिर हिला दिया। मैं ठीक हूँ। उसकी स्लीव थोड़ी फट गई थी और हाथ पर हल्का सा स्क्रैच आ गया था। वागजी की नज़र उस स्क्रैच पर पड़ी। ये ज्यादा डीप नहीं था, लेकिन फिर भी उसने फर्स्ट एड रूम की तरफ इशारा किया। चलो। वीइंग कुछ कहने ही वाला था, लेकिन फिर छुप-छाप उसके साथ चल दिया। फर्स्ट एड रूम में बैठकर जब नर्स उसका हाथ क्लीन कर रही थी, तब दोनों के बीच अजीब सी खामोशी थी। आखिर वागजी ने ही बात शुरू की। तुम बिना सोचे वहां दौड़ गए। वीइंग ने सीधा जवाब दिया। अगर मैं नहीं जाता तो कोई हर्ट हो सकता था। वागजी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नज़र कुछ पाल तक वीइंग पर टिक गई। उससे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़का जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल क्यों नहीं लगता। शाम तक एग्जीबिशन खत्म हो गई, लेकिन उस दिन के बाद वागजी के दिमाग में वीइंग का नाम और गहरा बैठ गया। और दूसरी तरफ वीइंग भी महसूस कर रहा था कि उसके और वागजी के बीच की दूरी धीरे धीरे कम हो रही है।
लेकिन दोनों को अभी भी ये नहीं पता था कि असली खतरा उनके आसपास ही मंडरा रहा है। कोई था जो शैडो का नाम उसे कर रहा था, और उसका अगला कदम उन सबकी जिंदगी बदलने वाला था। टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन के बाद कुछ दिन तक सब कुछ शांत रहा। ना शैडो के नाम से कोई नया अटैक हुआ और ना हाई सीबीआई को कोई नया क्लू मिला। लेकिन ये खामोशी सिर्फ ऊपर से थी, अंदर ही अंदर कई चीज़ें बादल रही थी। वागजी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रोकी नहीं थी। उसने शैडो के पुराने केसेस दोबारा एनालाइज करने शुरू कर दिए। हर फाइल, हर रिपोर्ट, हर डिजिटल रिकॉर्ड। जितना ज्यादा वो देख रहा था उतना ही उससे यकीन होता जा रहा था कि लेटेस्ट अटैक असली शैडो का नहीं था। लेकिन अगर कोई शैडो का नाम उसे कर रहा था तो उसका मकसद क्या था? ये सवाल अब उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बन चुका था। दूसरी तरफ वीइंग भी उस अननोन हैकर को ढूंढने में लगा हुआ था। उसने अपने प्राइवेट नेटवर्क और कॉन्टैक्ट्स यूज करने शुरू कर दिए, लेकिन सामने वाला बहुत केयरफुली काम कर रहा था। हर ट्रेस कुछ ही मिनट्स में गायब हो जाता, जैसे वो पहले से ही हर पॉसिबिलिटी के लिए तैयार हो। एक शाम वीइंग यूनिवर्सिटी से घर लौट रहा था जब उसके फोन पर जियांग चंग का मैसेज आया। लैन शिचन के साथ डिनर 7 बजे, लेट मत होना। वीइंग ने मैसेज पढ़कर हल्की सी सांस छोड़ी। उससे पता था कि जियांग चंग जब भी ऐसे शॉर्ट मैसेजेस भेजता है तो मना करने का ऑप्शन होता ही नहीं। शाम को वो रेस्टोरेंट पहुंच गया। प्राइवेट रूम में जियांग चंग पहले से बैठा था और उसके सामने लैन शिचन था। ये पहली बार नहीं था जब वो दोनों मिले हो। पिछले कुछ हफ्तों में बिजनेस और लीगल मैटर्स की वजह से उनकी कई बार मुलाकात हो चुकी थी, लेकिन आज कुछ अलग लग रहा था। जियांग चंग यूजुअली हर बात का जवाब तुरंत देता था, लेकिन आज वो सरप्राइजिंगली शांत था और लैन शिचन भी बार बार उसकी तरफ देख रहा था। वीइंग ने दोनों को देखा और अपनी हंसी रोकने की कोशिश की। उससे लगने लगा था कि यहाँ कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। डिनर के दौरान जब लैन शिचन किसी कॉल के लिए बाहर गया तो वीइंग ने तुरंत जियांग चंग की तरफ देखा। क्या चल रहा है? जियांग चंग ने अनजान बनने की कोशिश की। कुछ भी नहीं, वीइंग ने सीधा जवाब दिया। झूठ। पहली बार तुम किसी के सामने इतने छुप बैठे हो। जियांग चंग ने उसे वार्निंग वाली नजर से देखा, लेकिन वीइंग बस मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट और भी बड़ी हो गई जब लैन शिचन रूम में वापस आया और बिना सोचे जियांग चंग के लिए उसकी फेवरेट ड्रिंक ऑर्डर कर दी। लैन शिचन को ये भी याद था। ये देखकर वीइंग को सब समझ आ गया। उसी वक्त बेजिंग सीबीआई हेडक्वार्टर्स में वागजी अब भी ऑफिस में था। रात काफी हो चुकी थी। ज्यादातर ऑफिसर्स घर जा चुके थे, लेकिन वागजी के डेस्क पर लाइट्स अभी भी जल रही थी। तभी साइबर डिवीजन से एक अर्जेंट रिपोर्ट आई। एक एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट हुआ था। रिपोर्ट ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन एक लाइन ने सबका ध्यान खींच लिया। शैडो इज ओनली द बिगिनिंग। वागजी का एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो गया। ये लाइन किसी वार्निंग जैसी लग रही थी, जैसे कोई जानबूझकर मैसेज भेज रहा हो। और उस मैसेज का टारगेट सिर्फ सीबीआई नहीं था, शैडो भी था। दूसरी तरफ अपने अपार्टमेंट में बैठा वीइंग भी उसी लाइन को देख रहा था। उसके सोर्सेज ने कुछ मिनट्स पहले ही उससे ये इन्फॉर्मेशन भेजी थी। उसने स्क्रीन पर लिखे वर्ड्स को दोबारा पढ़ा। शैडो इज ओनली द बिगिनिंग। पहली बार उससे महसूस हुआ कि ये सिर्फ आइडेंटिटी थेफ्ट का केस नहीं है, कोई बड़ा गेम शुरू हो चुका था। और शायद उस अननोन हैकर का असली टारगेट सीबीआई से ज्यादा शैडो खुद था। वीइंग ने लैपटॉप बंद किया और खिड़की के बाहर बेजिंग की रोशनियों को देखा। उसकी इंस्टिंक्ट्स उसे वार्निंग दे रही थी। आने वाले दिनों में जो होने वाला था उससे बचना शायद इतना आसान नहीं होगा। अगली सुबह से ही बेजिंग सीबीआई हेडक्वार्टर्स में उस मिस्टीरियस मैसेज की डिस्कशन चल रही थी। शैडो इज ओनली द बिगिनिंग। ये सिर्फ एक सेंटेंस था, लेकिन उसने पूरी इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन बदल दिया था। कुछ ऑफिसर्स का मानना था कि ये किसी हैकर ग्रुप का काम हो सकता है। कुछ लोगों को लग रहा था कि कोई शैडो को चैलेंज कर रहा है, लेकिन वागजी किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने की जल्दी में नहीं था। उसने डिसाइड किया कि जब तक फैक्ट्स ना मिलें तब तक हर पॉसिबिलिटी ओपन रखी जाएगी। दूसरी तरफ वीइंग भी इसी मैसेज के बारे में सोच रहा था। उससे लग रहा था कि सामने वाला इंसान सिर्फ स्किल्ड नहीं बल्कि इंटेलिजेंट भी है। वो जानबूझकर अटेंशन अट्रैक्ट कर रहा था, जैसे किसी बेड प्लान की शुरुआत हो। यूनिवर्सिटी के बाद वीइंग एक कैफे में बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसकी स्क्रीन पर एन्क्रिप्टेड डेटा खुला हुआ था।
वो उस अननोन हैकर के ट्रेसेस ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी किसी ने उसके सामने वाली चेयर खींचकर बैठ गया। वीइंग ने ऊपर देखा और सामने वागजी था। एक पाल के लिए वो भी सरप्राइज हो गया, लेकिन अगले हाई सेकंड उसने नॉर्मल एक्सप्रेशन बना लिया। आप भी कॉफी पीने आते हैं? वागजी ने सीधा जवाब दिया। कभी कभी। दोनों के बीच कुछ सेकंड्स की खामोशी छा गई। फिर अनएक्सपेक्टेडली कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई। पहले कॉलेज की बात हुई, फिर सिटी की, और धीरे धीरे दोनों इतने कंफर्टेबल हो गए कि वक्त का पता ही नहीं चला। वीइंग को ये मानना पड़ा कि वागजी सिर्फ सीरियस एजेंट नहीं था, उसके अंदर एक काम और केयरिंग साइड भी थी। और वागजी को भी लगने लगा था कि वीइंग सिर्फ एक चीयरफुल स्टूडेंट से ज्यादा है। उसकी ऑब्जर्वेशंस शार्प थी और उसका दिमाग काफी फास्ट काम करता था। कुछ देर बाद वागजी का फोन बज गया। ऑफिस से अर्जेंट कॉल था। यूज तुरंत जाना पड़ा, लेकिन कैफे से निकलते वक्त उसने पहली बार वीइंग से कहा, फिर मिलते हैं। ये छोटी सी लाइन पूरे दिन वीइंग के दिमाग में घूमती रही। शाम को जब वो घर पहुंचा तो उससे अपने प्राइवेट सर्वर पर एक अनयूजुअल नोटिफिकेशन मिला। किसी ने उसके एन्क्रिप्टेड नेटवर्क में घुसने की कोशिश की थी। ये नेटवर्क इतना सिक्योर था कि उसके बारे में सिर्फ कुछ ही लोग जानते थे। वीइंग का एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो गया। उसने लॉग्स चेक करने शुरू किए। अटैक सक्सेसफुल नहीं हुआ था, लेकिन जिस तरीके से इंट्रूजन अटेम्प्ट किया गया था उससे एक बात क्लियर थी, ये कोई एमेच्योर नहीं था। और सबसे शॉकिंग बात, अटैक का सोर्स वही डिजिटल सिग्नेचर यूज कर रहा था जो उस अननोन हैकर के अटैक्स में मिली थी। मतलब सामने वाला अब सिर्फ शैडो का नाम उसे नहीं कर रहा था, वो शैडो को एक्टिवली ढूंढ भी रहा था। वीइंग ने तुरंत अपने सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स अपडेट कर दिए। उससे पहली बार महसूस हुआ कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा सकती है। उसी वक्त बीजिंग के एक ऑफिस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर कोई और भी स्क्रीन के सामने बैठा हुआ था। अंधेरे रूम में सिर्फ मॉनिटर्स की रोशनी थी। स्क्रीन पर एक फाइल ओपन थी। उस फाइल के कवर पर एक नाम लिखा था, शैडो। कुछ सेकंड्स बाद उस अननोन पर्सन ने दूसरी फाइल खोली और इस बार स्क्रीन पर जो नाम था उसे देखकर सब कुछ और ज्यादा डेंजरस लगने लगा। वागजी। मतलब अब गेम में सिर्फ शैडो ही नहीं था, सीबीआई का बेस्ट एजेंट भी किसी की नजर में आ चुका था। उस रात वीइंग ने अपने अपार्टमेंट की सिक्योरिटी दोबारा चेक की। हर सिस्टम नॉर्मल था, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी। अब तक वो अननोन हैकर सिर्फ दूर से गेम खेल रहा था, लेकिन एन्क्रिप्टेड नेटवर्क में घुसने की कोशिश करके उसने एक क्लियर मैसेज दे दिया था। वो शैडो को ढूंढ रहा था और शायद उसके काफी करीब पहुंच चुका था। सुबह यूनिवर्सिटी जाते वक्त भी वीइंग अनयूजुअल तरह से अलर्ट था। उसकी नज़र आसपास की हर एक्टिविटी पर थी, लेकिन सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। क्लासेस खत्म होने के बाद वो लाइब्रेरी गया। वहाँ कुछ रिसर्च मटेरियल कलेक्ट करने के बाद जब वो बाहर निकला तो उसके फ़ोन पर एक अननोन नोटिफिकेशन आया। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, हाउ लॉन्ग कैन अ शैडो हाइड। वीइंग के कदम वहीं रुक गए। उसका एक्सप्रेशन पहली बार पूरी तरह सीरियस हो गया। ये कोई रैंडम मैसेज नहीं था, ये सीधा चैलेंज था, और जिस इंसान ने ये भेजा था उससे शैडो के एग्जिस्टेंस के बारे में काफी कुछ पता था। वीइंग ने तुरंत सोर्स ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में मैसेज और सेंडर दोनों गायब हो गए, जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। दूसरी तरफ वागजी भी आज पूरा दिन बिजी था। उसने लेटेस्ट रिपोर्ट्स एनालाइज की थी और एक बात उसके दिमाग में बार बार आ रही थी, जिस अननोन हैकर ने शैडो का नाम उसे किया था उसका टारगेट सिर्फ सिस्टम्स नहीं थे, वो अटेंशन चाहता था। और जो लोग अटेंशन चाहते हैं वो जल्दी या देर से कोई गलती जरूर करते हैं। इसी वजह से वागजी ने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई। वो वेट करेगा, ऑब्जर्व करेगा और सामने वाले को खुद मूव करने देगा। शाम को वागजी ऑफिस से निकल रहा था जब उसका फोन बाजा। कॉल लैन शिचन का था। काफी दिनों से तुम घर नहीं आए, आज डिनर के लिए आ जाओ। पहले तो वागजी मना करने वाला था, लेकिन फिर उसने हाँ कह दिया। कुछ देर बाद जब वो फैमिली रेजिडेंस पहुंचा तो उससे सरप्राइज मिला। लिविंग रूम में लैन शिचन के साथ जियांग चंग भी बैठा था और उन दोनों के सामने सोफा पर वीइंग आराम से बैठा हुआ था। एक सेकंड के लिए रूम में अजीब सी खामोशी छा गई। फिर वीइंग मुस्कुरा दिया। लगता है बीजिंग सच में छोटा शहर है। लैन शिचन ने दोनों की तरफ देखा। तुम लोग पहले मिल चुके हो। वीइंग ने सिर हिला दिया। कुछ बार डिनर एक्सपेक्टेड से ज्यादा कंफर्टेबल रहा।
बातों का टॉपिक बिजनेस से लेकर यूनिवर्सिटी और सिटी लाइफ तक पहुंच गया। कभी कभी वीइंग और जियांग चंग की नोकझोंक भी सबको हंसा देती। और पहली बार वागजी ने वीइंग को उसके क्लोज लोगों के साथ देखा। वो केयरफ्री था, नेचुरल था और बिल्कुल भी उस इमेज जैसा नहीं लगता था जो वागजी ने अपने दिमाग में बना रखी थी। डिनर के बाद जब सब लोग जाने लगे तो अचानक बिजली कुछ सेकंड्स के लिए चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। ये सिर्फ कुछ सेकंड्स का इशू था, लेकिन उन कुछ सेकंड्स में वीइंग के फोन पर एक और नोटिफिकेशन आया। लाइट्स वापस आने तक मैसेज स्क्रीन से गायब हो चुका था, लेकिन उसने जो देखा था वो काफी था। नेक्स्ट मूव टुनाइट। वीइंग का दिल एक पाल के लिए रुक सा गया। उससे समझ आ गया था कुछ होने वाला है और बहुत जल्द होने वाला है। उसी वक्त बीजिंग के दूसरे कोने में गवर्नमेंट डेटा सेंटर की सिक्योरिटी सिस्टम्स साइलेंटली ब्रीच की जा रही थी और मॉनिटर की रोशनी में बैठा हुआ वो अननोन पर्सन हल्की सी स्माइल कर रहा था। गेम अब धीरे धीरे और डेंजरस होता जा रहा था। डिनर से घर लौटने के बाद वीइंग ने बिना वक्त गवाए अपना लैपटॉप ऑन किया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, नेक्स्ट मूव टुनाइट। वो मैसेज मजाक नहीं हो सकता था। सामने वाला हर बार अपनी प्रेजेंस का एहसास करवा रहा था, जैसे वो चाहता हो कि शैडो उसकी तरफ ध्यान दे। कुछ ही मिनट्स में वीइंग ने सिटी के कई सिक्योर नेटवर्क्स मॉनिटर करने शुरू कर दिए और फिर उससे एक्टिविटी दिख गई। टारगेट एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर का बैकअप सर्वर था। अटैक अभी चल रहा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। अननोन हैकर डेटा चुरा नहीं रहा था, वो सिस्टम्स के अंदर कुछ सर्च कर रहा था, जैसे उसे किसी स्पेसिफिक फाइल की तलाश हो। वीइंग ने तुरंत इंट्रूजन ट्रैक करना शुरू किया। स्क्रीन पर कोड्स तेजी से बदलने लगे। 2 अलग हैकर्स एक ही नेटवर्क में मौजूद थे, एक अननोन अटैकर और दूसरा शैडो। पहली बार वीइंग सीधे उसके सामने था। कुछ मिनट्स तक डिजिटल बैटलफील्ड पर दोनों एक दूसरे की मूव्स समझने की कोशिश करते रहे, लेकिन जैसे ही वीइंग उसके सोर्स के करीब पहुंचने लगा, कनेक्शन अचानक कट हो गया। सामने वाला फिर गायब हो चुका था, लेकिन इस बार वो खाली हाथ नहीं गया। जाने से पहले उसने सिस्टम में एक एन्क्रिप्टेड फाइल छोड़ दी थी। वीइंग ने फाइल ओपन करने की कोशिश की, पासवर्ड प्रोटेक्टेड, और उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सी यू सून शैडो। वीइंग का एक्सप्रेशन और सीरियस हो गया। ये अब सिर्फ हैकिंग का गेम नहीं था। दूसरी तरफ उसी वक्त बीजिंग सीबीआई हेडक्वार्टर्स में इमरजेंसी अलर्ट बज चुका था। वागजी और उसकी टीम तुरंत एक्टिव हो गई। अटैक को वक्त पर डिटेक्ट कर लिया गया था। कोई मेजर डैमेज नहीं हुआ, लेकिन रिपोर्ट्स देखकर वागजी को एक और अजीब बात समझ आई। अटैक के बीच किसी अननोन सोर्स ने सिस्टम्स को प्रोटेक्ट भी किया था, जैसे किसी ने अटैकर को रोकने की कोशिश की हो। ये बात किसी और को समझ नहीं आई, लेकिन वागजी के दिमाग में एक नया सवाल पैदा हो गया। क्या गेम में सिर्फ एक हैकर नहीं बल्कि 2 हैकर्स है? अगली सुबह यूनिवर्सिटी में वीइंग थोड़ा ताक हुआ लग रहा था। पूरी रात उसने लगभग नींद नहीं ली थी। क्लास के बाद जब वो कैंपस के गार्डन से गुजर रहा था, तब उसने देखा कि वागजी उसकी तरफ आ रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन उसके कदम धीरे हो गए। वागजी उसके सामने रुक गया। तुम ठीक नहीं लग रहे। वीइंग हल्की सी मुस्कुराहट लेकर बोला, बस नींद कम हुई है। वागजी ने कुछ पाल उसकी तरफ देखा, फिर उसने अपने हाथ में पकड़ा कॉफी कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये लो। वीइंग थोड़ा सरप्राइज हो गया और फिर कॉफी लेते हुए मुस्कुरा दिया। थैंक यू एजेंट वागजी। कुछ सेकंड्स के लिए दोनों साथ चलने लगे। ना इन्वेस्टिगेशन की बात हुई, ना शैडो की, बस नॉर्मल बातें। लेकिन दोनों को महसूस हो रहा था कि उनके बीच की डिस्टेंस पहले जैसी नहीं रही। दूर से ये सब देखते हुए जियांग चंग ने सिर पकड़ लिया और उसके पास खड़ा लैन शिचन हल्की सी हंसी रोकने लगा। लगता है कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है। जियांग चंग ने सीधा जवाब दिया, मुझे भी वही डर है। दोनों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस चीज को वो नॉर्मल फ्रेंडशिप समझ रहे हैं, वो बहुत जल्द उनकी जिंदगी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता बनने वाली थी। और उसी वक्त बीजिंग के किसी अननोन लोकेशन पर बैठा हुआ वो मिस्टीरियस हैकर अपनी स्क्रीन पर 2 नाम देख रहा था, शैडो, वागजी। और धीरे धीरे उसकी स्माइल और गहरी होती जा रही थी। अगले कुछ दिन बीजिंग में सब कुछ नॉर्मल नजर आ रहा था। न्यूज चैनल्स पर शैडो का जिक्र कम हो गया था। सीबीआई को भी कोई नया अटैक रिपोर्ट नहीं हुआ था, लेकिन वागजी को ये खामोशी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी।
उसके एक्सपीरियंस ने उसे सिखाया था कि बेड स्टॉर्म्स अक्सर खामोशी के बाद ही आते हैं, इसीलिए वो इन्वेस्टिगेशन को और गहरा कर रहा था। उसने शैडो के पुराने केसेस को टाइमलाइन के साथ अरेंज किया, हर टारगेट को दोबारा स्टडी किया, और फिर उसकी नज़र एक कॉमन पैटर्न पर पड़ी। शैडो के अटैक्स हमेशा किसी बेड इवेंट या ट्रांजैक्शन से कुछ घंटे पहले होते थे, जैसे उसे अंदर की इन्फॉर्मेशन पहले से मिल जाती हो। ये ऑब्जर्वेशन इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि इसे क्लियर था कि शैडो के पास सिर्फ हैकिंग स्किल्स नहीं बल्कि पावरफुल इन्फॉर्मेशन सोर्सेज भी थे। दूसरी तरफ वींग भी चैन से नहीं बैठा था। उसने उस एन्क्रिप्टेड फाइल को क्रैक करने की कोशिश जारी रखी हुई थी, जो मिस्टीरियस हैकर छोड़कर गया था। 3 दिन की मेहनत के बाद फाइनली फाइल का पहला लेयर ओपन हुआ, लेकिन अंदर जो था उसने उसे और कंफ्यूज कर दिया। फाइल में गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स या फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स नहीं थे, बल्कि पुराने न्यूज़पेपर आर्टिकल्स द कई साल पुराने, और सब आर्टिकल्स एक ही कंपनी से रिलेटेड द ड्रैगन गेट टेक्नोलॉजीज। वीइंग ने नाम दोबारा पढ़ा। उसने पहले भी ये कंपनी का नाम सुना था, लेकिन उस वक्त उससे याद नहीं आ रहा था कहा। उसने सारे आर्टिकल्स सेव कर लिए और रिसर्च करने लगा। शाम को जियांग चंग उसके अपार्टमेंट आया। वीइंग ने बिना कुछ कहे लैपटॉप उसकी तरफ घुमा दिया। जियांग चंग ने आर्टिकल्स पढ़े और उसका एक्सप्रेशन धीरे धीरे सीरियस हो गया। मुझे ये कंपनी याद है, कुछ साल पहले अचानक कोलैप्स हो गई थी। ऑफिशियल रिपोर्ट में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लिखी गई थी, लेकिन बहुत लोगों को उस रिपोर्ट पर कभी भरोसा नहीं हुआ। वीइंग ने स्क्रीन की तरफ देखा। उससे महसूस हो रहा था कि ये कंपनी और मिस्टीरियस हैकर के बीच कोई कनेक्शन जरूर है। उसी वक्त बीजिंग सीबीआई हेडक्वार्टर्स में वागजी को एक अर्जेंट रिपोर्ट मिली। ड्रैगन गेट टेक्नोलॉजीज के पुराने रिकॉर्ड्स किसी अननोन सोर्स ने एक्सेस किए थे। वागजी की आंखें रिपोर्ट पर टिक गई। ये वही कंपनी थी जिसका नाम उसने कुछ घंटे पहले शैडो के पुराने टारगेट से जोड़ते हुए नोट किया था। अब ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं लग रहा था, 2 अलग इन्वेस्टिगेशंस एक ही जगह जाकर मिल रही थी। उस रात वागजी ऑफिस से देर तक नहीं निकला। जब सब लोग जा चुके थे तब भी वो अपनी डेस्क पर बैठा फाइल्स देख रहा था। तभी उसका फोन बाजा। स्क्रीन पर लैन शिचन का नाम था। वागजी ने कॉल रिसीव की, लेकिन दूसरी तरफ लैन शिचन की आवाज नॉर्मल नहीं थी। वागजी, मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। ये सुनकर वागजी तुरंत सीधा बैठ गया। कहाँ हो तुम? लैन शिचन ने लोकेशन बता दी। कॉल खत्म होते ही वागजी ऑफिस से निकल गया। दूसरी तरफ लैन शिचन अपनी कार में था। रोड लगभग खाली थी और रियर मिरर में एक ब्लैक व्हीकल काफी देर से उसके पीछे चल रहा था। शुरू में उसने इग्नोर किया था, लेकिन अब उसे भी यकीन हो गया था कि बात नॉर्मल नहीं है। कुछ मिनट्स बाद अचानक वो व्हीकल स्पीड बढ़ाने लगा। लैन शिचन का दिल जोर से धड़क उठा और उसी वक्त बीजिंग के दूसरे कोने में बैठा वीइंग अपने लैपटॉप पर एक लाइव ट्रैफिक कैमरा देख रहा था। उसकी आंखें स्क्रीन पर जाम गई, क्योंकि कैमरा में दिख रही कार लैन शिचन की थी और उसके पीछे चलने वाली ब्लैक व्हीकल वही थी जिसे उसने कुछ दिन पहले मिस्टीरियस हैकर के नेटवर्क से कनेक्टेड देखा था। पहली बार उस अननोन एनिमी ने सीधा किसी नोन इंसान को टारगेट किया था। और सबसे बुरी बात, लैन शिचन को शायद अभी तक ये पता भी नहीं था कि वो कितने बड़े खतरे में है। वीइंग ने स्क्रीन पर नजर जमाए रखी। ट्रैफिक कैमरा की फुटेज लाइव अपडेट हो रही थी। लैन शिचन की कार अब भी रोड पर थी और ब्लैक व्हीकल उसके पीछे लगा हुआ था। सिचुएशन हर सेकंड के साथ सीरियस होती जा रही थी। वीइंग ने बिना देरी किए अपना लैपटॉप और जैकेट उठाया। उससे समझ आ गया था कि अगर वो सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठा रहा तो शायद देर हो जाएगी। दूसरी तरफ वागजी भी पूरी स्पीड से लोकेशन की तरफ जा रहा था। उसने रास्ते में लैन शिचन को कॉल किया, लेकिन इस बार कॉल रिसीव नहीं हुआ। उसका ग्रिप स्टीयरिंग व्हील पर और मजबूत हो गया। उससे पहली बार केस और फैमिली के बीच का फर्क महसूस हो रहा था। कुछ ही मिनट्स बाद लैन शिचन की कार एक रिलेटिवली क्वाइट रोड पार पहुंच गई। अचानक ब्लैक व्हीकल ने स्पीड बढ़ाई और उसकी कार के पैरेलल आ गई। लैन शिचन ने कंट्रोल बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन सामने वाली कार जानबूझकर प्रेशर क्रिएट कर रही थी, जैसे वो उसे किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में धकेलना चाहती हो। इसी बीच एक शार्प टर्न के पास अचानक एक बाइक नजर आई। हेलमेट पहने हुए राइडर ने बिल्कुल सही टाइमिंग पर अपनी बाइक दोनों व्हीकल्स के बीच ला दी। ब्लैक व्हीकल को ब्रेक लगानी पड़ी। लैन शिचन को कुछ सेकंड्स मिल गए।
वो राइडर और कोई नहीं बल्कि वीइंग था। उसने जानबूझकर अपनी आइडेंटिटी छुपाई हुई थी। उसका फोकस सिर्फ वक्त खरीदने पर था। ब्लैक व्हीकल ने तुरंत डायरेक्शन बदली और राइडर का पीछा करने लगी। ये वही था जो वीइंग चाहता था। उसने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। रोड्स पर कुछ मिनट तक डेंजरस चेस चली, लेकिन वीइंग बीजिंग की गलियों को बहुत अच्छी तरह जानता था। एक नैरो लेन में घुसते ही उसने राउट चेंज किया और कुछ ही पालन में सामने वाली व्हीकल को कंफ्यूज कर दिया। जब तक वो लोग समझते, वीइंग गायब हो चुका था। दूसरी तरफ वागजी फाइनली लोकेशन पर पहुंच गया। लैन शिचन सेफ था, लेकिन क्लियरली शेकन लग रहा था। तुम ठीक हो? लैन शिचन ने सिर हिला दिया। हाँ, लेकिन अगर वो बाइकर ना आता तो शायद सिचुएशन अलग होती। वागजी का ध्यान तुरंत उस लाइन पर गया। बाइकर? कैसा बाइकर? लैन शिचन ने जितना याद था उतना बताया, लेकिन हेलमेट की वजह से चेहरा देखना इम्पॉसिबल था। वागजी कुछ सेकंड्स के लिए सोच में पड़ गया। उससे लग रहा था कि ये सब सिर्फ रोड इंसिडेंट नहीं था। कोई जानबूझकर लैन शिचन को टारगेट कर रहा था और किसी अननोन इंसान ने उससे बचाया भी था। उसी रात वीइंग अपने अपार्टमेंट लौट आया। उसने हेलमेट टेबल पर रखा और गहरी सांस ली। सिचुएशन एक्सपेक्टेड से ज्यादा डेंजरस होती जा रही थी। अब तक मिस्टीरियस हैकर सिर्फ डिजिटल दुनिया में एक्टिव था, लेकिन आज पहली बार उसने रियल वर्ल्ड में मूव किया था और उसका टारगेट डायरेक्टली लैन शिचन था। वीइंग ने लैपटॉप ऑन किया और ड्रैगन गेट टेक्नोलॉजीज की फाइल्स दोबारा खोल ली। उससे यकीन था कि सारे आंसर्स वही कहीं छुपे हुए हैं। कुछ देर बाद उसकी नज़र एक पुरानी फोटोग्राफ पर पड़ी। फोटो में कंपनी के फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स खड़े थे। वीइंग ने इमेज जूम की, फिर दोबारा जूम की। उसकी आंखें एक नाम पर टिक गई, क्योंकि उस नाम को वो पहले भी कहीं देख चुका था। और ये कनेक्शन इतना अनएक्सपेक्टेड था कि कुछ पाल के लिए वो स्क्रीन को बस देखता रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे पजल का पहला असली पीस फाइनली अपनी जगह पर आ गया हो। वीइंग कुछ देर तक उस फोटोग्राफ को देखता रहा। उसकी नज़र बार बार उसी नाम पर जा रही थी। कई साल पुरानी ड्रैगन गेट टेक्नोलॉजीज की इन्वेस्टर लिस्ट में एक नाम था, किन ग्रुप, बीजिंग की सबसे पावरफुल कंपनीज में से एक। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि पिछले कुछ हफ्तों में शैडो के नाम से जो फेक अटैक्स हुए द अनमेन से 2 टारगेट्स किन ग्रुप से इनडायरेक्टली कनेक्टेड द। अब पहली बार अलग अलग क्लूज एक दूसरे से जुड़ने लगे थे। वीइंग ने पूरी रात रिकॉर्ड्स और आर्काइव्स खंगले। जितनी गहराई में वो जा रहा था, उतनी ही कहानी डार्क होती जा रही थी। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से ड्रैगन गेट टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से बंद हुई थी, लेकिन कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स कुछ और ही कह रहे थे। कंपनी कोलैप्स होने से पहले उसके कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स अचानक ट्रांसफर कर दिए गए थे और उस ट्रांसफर से कुछ लोगों ने बहुत प्रॉफिट कामया था। सुबह होने तक वीइंग को एक बात का यकीन हो चुका था, ड्रैगन गेट टेक्नोलॉजीज का कोलैप्स एक्सीडेंट नहीं था। किसी ने जानबूझकर उसे बर्बाद किया था। दूसरी तरफ वागजी भी उसी कंपनी के रिकॉर्ड्स देख रहा था। लैन शिचन पर हुआ अटैक उसके लिए सिर्फ एक वार्निंग नहीं था, कोई रीजन था जिसकी वजह से उसके भाई को टारगेट बनाया गया, और उस रीजन का कनेक्शन ड्रैगन गेट से हो सकता था। ऑफिस में बैठे बैठे उसने एक और फाइल खोली। ये फाइल पुराने शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स की थी। कुछ नेम्स फेमिलियर द, कुछ अननोन, लेकिन एक नाम देखकर उसका ध्यान रुक गया, किन ग्रुप। वागजी ने फाइल बंद नहीं की, बल्कि और डिटेल्स निकलवा ली। उससे लग रहा था कि इन्वेस्टिगेशन फाइनली सही डायरेक्शन में जा रही है। उसी दिन शाम को यूनिवर्सिटी में क्लासेस खत्म होने के बाद वीइंग कैंपस के गार्डन में बैठा था। उसकी आंखों के नीचे हल्का सा थकान का असर था। तभी सामने से वागजी आता हुआ नजर आया। पिछले कुछ हफ्तों में उनकी मुलाकातें इतनी बढ़ गई थी कि अब दोनों को एक दूसरे की प्रेजेंस अनयूजुअल नहीं लगती थी। वागजी उसके पास रुक गया। तुम फिर से पूरी रात नहीं सोए? वीइंग हल्का सा मुस्कुरा दिया। आपको कैसे पता? वागजी ने सीधा जवाब दिया, तुम्हारी आंखें बता रही है। ये सुनकर वीइंग कुछ सेकंड्स चुप रहा। पता नहीं क्यों, लेकिन उसके दिल में अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। बहुत कम लोग उसकी इतनी छोटी डिटेल्स नोटिस करते थे। कुछ देर दोनों साथ कैंपस में चलते रहे। ना किसी ने केस की बात की, ना किसी ने सीक्रेट्स की। बस एक सिंपल सा वक्त था जो दोनों को अच्छा लग रहा था। दूर खड़ा जियांग चंग ये सब देख रहा था और उसके चेहरे पर एक जानकारी भरी मुस्कुराहट आ गई। उसी वक्त उसके फोन पर मैसेज आया। सेंडर था लैन शिचन।
मैसेज सिर्फ 2 वर्ड्स का था, कॉफी टुनाइट। जियांग चंग ने मैसेज पढ़कर फ़ोन लॉक कर दिया और पहली बार बिना सोचे मुस्कुरा दिया। शाम को जब वो कॉफ़ी शॉप पहुंचा तो लैन शिचन पहले से वहां मौजूद था। दोनों के बीच पहले की तरह फॉर्मल कॉन्वर्सेशन शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे बात पर्सनल टॉपिक्स तक पहुंच गई और वक्त का पता ही नहीं चला। जब जियांग चंग घर लौट रहा था तो उससे महसूस हुआ कि वो पूरे रास्ते मुस्कुरा रहा है। शायद उसकी कहानी भी धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन उसी रात बीजिंग के एक अबैंडन्ड वेयरहाउस में कोई और भी जाग रहा था। कंप्यूटर स्क्रीन्स की रोशनी में एक फाइल ओपन थी। उस फाइल में 2 फोटोग्राफ्स लगी हुई थी। पहली फोटो वागजी की थी और दूसरी वीइंग की। कुछ सेकंड्स बाद अननोन पर्सन ने दोनों फोटोज के बीच एक लाइन कनेक्ट की और धीरे से मुस्कुरा दिया, जैसे वो इसी पाल का इंतजार कर रहा था। अब गेम का अगला फेज शुरू होने वाला था। अगली सुबह वीइंग को एक अनोनिमस ईमेल मिला। नॉर्मली वो ऐसे ईमेल्स बिना देखे डिलीट कर देता था, लेकिन इस बार सब्जेक्ट लाइन देखकर उसका हाथ रुक गया। ट्रूथ अबाउट ड्रैगन गेट। वीइंग ने तुरंत ईमेल ओपन की। अंदर सिर्फ एक अटैचमेंट थी, कोई मैसेज नहीं, कोई सेंडर नेम नहीं। उसने अटैचमेंट को सिक्योर एनवायरनमेंट में ओपन किया। फाइल के अंदर कुछ स्कैन डॉक्यूमेंट्स था, पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स, फाइनेंशियल ट्रांसफर्स और कॉन्फिडेंशियल अप्रूवल्स। जितना ज्यादा वो डॉक्यूमेंट्स देख रहा था, उतना ही उसका एक्सप्रेशन सीरियस होता जा रहा था। ड्रैगन गेट टेक्नोलॉजीज के कोलैप्स के पीछे सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, कई पावरफुल लोग इन्वॉल्व थे और उन सबका कनेक्शन एक ही प्रोजेक्ट से था, प्रोजेक्ट फीनिक्स। लेकिन फाइल का आधा हिस्सा मिसिंग था, जैसे किसी ने जानबूझकर सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन भेजी हो जितनी कंफ्यूजन पैदा कर सके। वीइंग ने तुरंत सोर्स ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन एक्सपेक्टेड तरह सेंडर ऑलरेडी गायब हो चुका था। दूसरी तरफ वागजी को भी उसी दिन एक नई रिपोर्ट मिली। ड्रैगन गेट के पुराने एम्प्लॉयज में से एक इंसान अचानक मिसिंग हो गया था। ये वही एम्प्लॉय था जो प्रोजेक्ट फीनिक्स पर काम करता था। वागजी ने रिपोर्ट पढ़ते हाई टीम को इंस्ट्रक्शंस दिए। उससे लग रहा था कि कोई सबूत मिटा रहा है और जल्दी कर रहा है। शाम को वीइंग लाइब्रेरी से निकल रहा था जब उसका फोन बाजा। स्क्रीन पर वागजी का नाम था। ये पहली बार था जब वागजी ने उसे डायरेक्टली कॉल किया था। वीइंग के चेहरे पर अनजाने में स्माइल आ गई। हेलो, दूसरी तरफ से शांत आवाज आई। तुम फ्री हो? वीइंग ने आसपास देखा। हाँ, क्यों? कुछ देर बाद दोनों एक छोटे से रेस्टोरेंट में सामने बैठे थे। पहले नॉर्मल बातें हुई, फिर कॉलेज लाइफ, फिर फेवरेट फूड, और फिर बिना नोटिस किए दोनों एक दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल हो गए कि वक्त का पता ही नहीं चला। एक पल ऐसा भी आया जब दोनों एक ही बात पर हंस पड़े और फिर कुछ सेकंड्स तक बस एक दूसरे को देखते रहे। ना किसी ने नजर हटाई, ना कुछ कहा। उस मोमेंट को रेस्टोरेंट के दूसरे कॉर्नर से कोई और भी देख रहा था। ब्लैक कैप पहने एक आदमी ने चुपचाप अपना फोन निकला और उन दोनों की फोटो खींच ली। कुछ मिनट्स बाद वही फोटो किसी अननोन लोकेशन पर भेज दी गई। स्क्रीन के सामने बैठा हुआ मिस्टीरियस हैकर फोटो को देखकर मुस्कुरा दिया। एग्जैक्टली एज प्लान्ड, उसने धीरे से कहा। रात को जब वीइंग घर पहुंचा तो उसके लैपटॉप पर एक अलर्ट फ्लैश हुआ। किसी ने उसके प्राइवेट डेटाबेस को एक्सेस करने की फिर कोशिश की थी, लेकिन इस बार अटैक के साथ एक मैसेज भी छोड़ा गया था। सून यू विल हैव टू चूज। वीइंग का दिल एक पाल के लिए भारी हो गया। ये मैसेज सिर्फ थ्रेट नहीं लग रहा था, जैसे कोई उसके फ्यूचर के बारे में पहले से जानता हो। उसी वक्त बीजिंग सीबीआई हेडक्वार्टर्स में वागजी को इमरजेंसी कॉल मिली। ड्रैगन गेट का एक फॉर्मर एम्प्लॉय मिल गया था, लेकिन जिंदा नहीं। पूरा ऑफिस अलर्ट हो गया। ये पहला मर्डर था जो डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन से कनेक्टेड लग रहा था, और इसी के साथ केस एक सिंपल साइबर इन्वेस्टिगेशन से बहुत ज्यादा डेंजरस बन गया। अब सिर्फ सीक्रेट्स नहीं छुपे थे, किसी की जान भी दांव पर लग चुकी थी। फॉर्मर एम्प्लॉय की डेथ ने पूरी इन्वेस्टिगेशन को हिला दिया। बीजिंग सीबीआई हेडक्वार्टर्स में हर ऑफिसर प्रेशर में था। मीडिया को अभी डिटेल्स नहीं दी गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर सब समझ गए थे कि केस पहले से कहीं ज्यादा सीरियस हो चुका है। वागजी खुद क्राइम सीन पर गया, हर रिपोर्ट ध्यान से पढ़ी, हर डिटेल एनालाइज की। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग बात ये थी कि विक्टिम के अपार्टमेंट से कुछ फाइल्स गायब थी, जैसे किसी ने मर्डर से पहले या बाद में स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स ढूंढे हो, और अन डॉक्यूमेंट्स का कनेक्शन प्रोजेक्ट फीनिक्स से था। दूसरी तरफ वीइंग भी ये न्यूज़ देख चुका था।
उसका पहला रिएक्शन शॉक था, क्योंकि शैडो ने कभी किसी की जान को खतरा नहीं पहुंचाया था, और अब कोई ऐसा गेम खेल रहा था जिसमें लोग मर रहे थे। उससे महसूस हुआ कि सिचुएशन उसकी सोच से भी ज्यादा डार्क है। शाम को उसने अपने सोर्सेज एक्टिवेट किए। कई घंटों की सर्चिंग के बाद उससे एक एन्क्रिप्टेड रिकॉर्ड मिला। ये रिकॉर्ड ड्रैगन गेट के एक प्राइवेट आर्काइव से था। अंदर सिर्फ कुछ नेम्स और डेट्स लिखी हुई थी, लेकिन एक नाम देखकर उसका ध्यान रुक गया। विक्टिम उस लिस्ट में था, और उसके नाम के सामने एक रेड मार्क बना हुआ था, जैसे किसी टारगेट लिस्ट का हिस्सा हो। बीइंग का एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो गया। अगर ये सच था तो लिस्ट में और भी लोग होंगे, और शायद उनकी जान भी खतरे में थी। उसी वक्त वागजी भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ रहा था। क्राइम सीन से मिली एक छोटी सी डिटेल ने उसका ध्यान खींच लिया। विक्टिम के डेस्क पर कॉफी का कप रखा था, और फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से उसके घर में मर्डर से कुछ देर पहले कोई विजिटर आया था। मतलब विक्टिम अपने किलर को जानता था। ये इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि अब केस किसी रैंडम अटैक जैसा नहीं लग रहा था। कोई केयरफुली प्लानिंग कर रहा था। अगली दोपहर वागजी और वीइंग की मुलाकात कैंपस के पास हुई। दोनों के चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। वागजी इन्वेस्टिगेशन में बिजी था और वीइंग अपनी सीक्रेट सर्च में। लेकिन जब दोनों साथ चले तो कुछ देर के लिए दोनों अपने प्रॉब्लम्स भूल गए। एक छोटी सी कॉफी ब्रेक ने एटमॉस्फेयर हल्का कर दिया। वीइंग ने मजाक में कहा, आप हमेशा इतने सीरियस रहते हैं क्या? वागजी ने उसकी तरफ देखा और पहली बार बिना सोचे हल्का सा स्माइल कर दिया। नहीं, बस जरूरत पड़ने पर। ये देखकर वीइंग सच में सरप्राइज हो गया, क्योंकि उसने वागजी को इतना रिलैक्स्ड पहले कभी नहीं देखा था। दूर खड़े जियांग चंग ने ये सीन देखा और सिर हिला दिया। उसके पास खड़ा लैन शिचन भी मुस्कुरा रहा था। लगता है प्रोग्रेस हो रही है, जियांग चंग ने धीरे से जवाब दिया। काफी ज्यादा, लेकिन उन चारों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि खतरा उनके और करीब आ रहा है। उसी रात वीइंग ने दोबारा उस एन्क्रिप्टेड आर्काइव को ओपन किया। इस बार उससे एक हिडन फोल्डर मिल गया। फोल्डर के अंदर कई नाम थे, और हर नाम के सामने एक स्टेटस लिखा हुआ था। सेफ, मिसिंग, एलिमिनेटेड। वीइंग की सांसें एक पाल के लिए रुक गई, क्योंकि लिस्ट के नीचे एक नया नाम ऐड हुआ था, लैन शिचन, और उसके सामने स्टेटस ब्लैंक था, जैसे किसी ने अभी उसके बारे में फाइनल डिसीजन नहीं लिया हो। वीइंग तुरंत खड़ा हो गया। अब ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं रही थी, कोई लैन शिचन को अगला टारगेट बना रहा था, और उसके पास वक्त बहुत कम था। लैन शिचन का नाम देखते हाई वीइंग का पूरा ध्यान उस लिस्ट पर जाम गया। उसने फाइल को दोबारा चेक किया, फिर तीसरी बार, लेकिन नाम वही था, लैन शिचन, स्टेटस ब्लैंक, जैसे कोई उसके बारे में अभी फैसला कर रहा हो। वीइंग ने तुरंत अपने सारे सिस्टम्स एक्टिवेट कर दिए। उससे पता था कि अगर लिस्ट असली है तो वक्त बहुत कम है। कई घंटों तक रिकॉर्ड्स और कम्युनिकेशंस ट्रेस करने के बाद उससे एक लोकेशन मिली, बीजिंग के आउटस्कर्ट्स में एक पुराना इंडस्ट्रियल एरिया। कुछ सस्पिशियस सिग्नल्स वहीं से आ रहे थे। दूसरी तरफ वागजी भी उस रात ऑफिस में था। इन्वेस्टिगेशन टीम को फाइनली एक विटनेस मिला था। ये विटनेस ड्रैगन गेट के पुराने प्रोजेक्ट से इनडायरेक्टली कनेक्टेड था। उसने बताया कि प्रोजेक्ट फीनिक्स के कोलैप्स के बाद कई लोग अचानक गायब हो गए थे, और जो लोग सच जानते दी अनमेन से ज्यादा टार या तो छुप हो गए या फिर शहर छोड़कर चले गए। ये इन्फॉर्मेशन केस को और गहरा बना रही थी। रात के करीब 11 बजे लैन शिचन अपने ऑफिस से निकला। उसने सोचा था कि आज का दिन फाइनली खत्म हो गया, लेकिन बिल्डिंग से बाहर आते ही उससे वही अजीब एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने आसपास नजर दौड़ी। सब नॉर्मल लग रहा था, फिर भी उसका इंस्टिंक्ट यूज वार्निंग दे रहा था। उसी वक्त वीइंग अपनी बाइक पर इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जा रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, अगर लिस्ट सच है तो लैन शिचन को कुछ भी हो सकता है। कुछ मिनट बाद उसका फोन बाजा। स्क्रीन पर जियांग चंग का नाम था। वीइंग ने कॉल रिसीव की, लेकिन दूसरी तरफ की आवाज सुनते ही उसका चेहरा बादल गया। लैन शिचन से कांटेक्ट नहीं हो रहा। वो ऑफिस से निकले थे लेकिन घर नहीं पहुंचे। वीइंग ने बाइक की स्पीड और बढ़ा दी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। दूसरी तरफ वागजी को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। उसने बिना एक सेकंड गवाए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पहली बार केस और पर्सनल लाइफ पूरी तरह एक दूसरे से टकरा गए थे। 1 घंटे बाद बीजिंग के बाहर एक अबैंडन्ड वेयरहाउस के पास लैन शिचन की कार मिली। कार खाली थी।
ड्राइवर साइड का दूर खुला हुआ था और जमीन पर स्ट्रगल के निशान थे। ये देखकर सबका खून ठंडा पड़ गया। जियांग चंग का चेहरा सेफ्ट हो गया, वागजी की आंखें और ठंडी हो गई। लैन शिचन को किसी ने किडनैप कर लिया था, लेकिन सबसे शॉकिंग बात अभी बाकी थी। वेयरहाउस के अंदर सर्च करते वक्त वागजी को एक स्क्रीन मिली। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था। वीडियो में अंधेरा था और फिर धीरे धीरे एक आदमी सामने आया। उसका चेहरा अब भी शैडो में छुपा हुआ था, लेकिन उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वेलकम एजेंट वागजी, आखिर हम मिल ही गए। रूम में खामोशी छा गई। वागजी की नज़र स्क्रीन पर टिक गई। आदमी ने फिर कहा, तुम शैडो को ढूंढ रहे थे, लेकिन तुम्हें पहले मुझे समझना होगा, क्योंकि असली कहानी अब शुरू हुई है। वीडियो अचानक बंद हो गया और स्क्रीन पर एक नया मैसेज उभार आया, फाइंड शैडो बिफोर आई डू। ये देखकर वागजी का एक्सप्रेशन बदल गया और उसी पाल वेयरहाउस के बाहर खड़ा बीइंग भी सब कुछ देख रहा था। पहली बार उससे एहसास हुआ, मिस्टीरियस हैकर सिर्फ उसकी आइडेंटिटी नहीं चाहता, वो शैडो को खत्म करना चाहता है। और अब गेम का अगला फेज शुरू हो चुका था। वेयरहाउस में मिली रिकॉर्डिंग ने सब कुछ बदल दिया था। अब तक मिस्टीरियस हैकर सिर्फ शैडोज में काम कर रहा था, लेकिन अब उसने सीधा चैलेंज दे दिया था, फाइंड शैडो बिफोर आई डू। ये लाइन वागजी के दिमाग में बार बार घूम रही थी। लैन शिचन अब भी मिसिंग था और हर गुजरते मिनट के साथ टेंशन बढ़ रही थी। सीबीआई ने पूरे सिटी में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। हर पॉसिबल लोकेशन चेक की जा रही थी, लेकिन किडनैपर ने कोई ट्रेस नहीं छोड़ा था। दूसरी तरफ बीइंग अपने अपार्टमेंट लौट आया। उसने सारी रात सिस्टम्स पर काम किया। इस बार उसका टारगेट किडनैपर था, ना शैडो, ना इन्वेस्टिगेशन, सिर्फ लैन शिचन को ढूंढना। कई घंटों की सर्चिंग के बाद उससे एक वीक सिग्नल मिला। सिग्नल स्टेबल नहीं था, लेकिन इनफ था एक लोकेशन नैरो डाउन करने के लिए। बीजिंग के बाहर एक पुरानी रिसर्च फैसिलिटी। ये जगह सालों से बंद पड़ी थी। बीइंग का इंस्टिंक्ट कह रहा था कि उससे यही जाना चाहिए। सुबह होने से पहले ही वो वहां के लिए निकल गया। उसी वक्त वागजी को भी एक अनोनिमस टिप मिली। लोकेशन वही थी, पुरानी रिसर्च फैसिलिटी। वागजी ने तुरंत टीम तैयार की और ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। कुछ देर बाद फैसिलिटी को चारों तरफ से सराउंड कर लिया गया। अंदर सन्नाटा था, जैसे बिल्डिंग सालों से खाली हो। लेकिन वागजी को पता था कि अपीयरेंसेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। टीम धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगी। दूसरी तरफ विंग पहले हाई बिल्डिंग के एक साइड एंट्रेंस से अंदर घुस चुका था। उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए ब्लैक हुडी पहनी हुई थी। अंदर हर जगह अंधेरा था, पुराने कॉरिडोर्स और बैंड रूम्स। लेकिन फिर उससे आवाज सुनाई दी, किसी की। वो उस डायरेक्शन में बढ़ा और कुछ मिनट बाद उसने एक लॉक्ड रूम देख लिया। अंदर लैन शिचन था, जिंदा, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए। द बीइंग ने तुरंत लॉक हैक किया और रूम खोल दिया। लैन शिचन ने उसे देखकर हैरानी से आंखें बड़ी कर दी। तुम, बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अभी ह्यूम यहाँ से निकलना है। लेकिन उसी पाल पूरी बिल्डिंग में अलार्म्स बजने लगे। बीइंग का चेहरा सख्त हो गया। ये ट्रैप था, किसी ने जानबूझकर उन्हें यहाँ बुलाया था। फैसिलिटी के दूसरे हिस्से में वागजी और उसकी टीम ने भी अलार्म्स सुन लिए। ऑपरेशन अचानक और डेंजरस हो गया। सब लोग सेंट्रल सेक्शन की तरफ दौड़ने लगे और फिर एक बेड हॉल में सबकी नजरें एक ही जगह टिक गई। हॉल के सेंटर में एक जायंट स्क्रीन जल उठी। स्क्रीन पर वही मिस्टीरियस हैकर था। इस बार भी उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था, लेकिन उसकी आवाज पहले से ज्यादा क्लियर थी। तुम सब बहुत प्रेडिक्टेबल हो, उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा। वागजी की नज़र स्क्रीन पर जाम गई और उसी वक्त हॉल के दूसरे कोने से वीइंग भी लैन शिचन के साथ वहां पहुंच गया। एक पाल के लिए वागजी और वीइंग की नजरें मिली। दोनों ने राहत महसूस की कि लैन शिचन सेफ है। लेकिन अगले हाई सेकंड स्क्रीन पर हैकर ने एक नई इमेज दिखाई। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया, क्योंकि स्क्रीन पर शैडो का सिंबल था और उसके नीचे लिखा था, आइडेंटिटी कन्फर्म्ड। बीइंग का दिल एक पाल के लिए रुक गया। उससे समझ आ गया था, जो चीज वो इतने सालों से छुपा रहा था, वो अब खतरे में थी। और पहली बार उससे लगा कि शायद सच बहुत जल्द सबके सामने आने वाला है। हॉल में मौजूद सब लोग स्क्रीन को देख रहे थे। आइडेंटिटी कन्फर्म्ड, ये 2 वर्ड्स हवा में लटक गए। वागजी का ध्यान तुरंत स्क्रीन पर गया, लेकिन उसके अगले हाई सेकंड पूरी बिल्डिंग की लाइट्स ब्लिंक करने लगी। स्क्रीन पर स्टैटिक आ गया।
और जो इन्फॉर्मेशन दिखने वाली थी वो अचानक गायब हो गई। मिस्टीरियस हैकर की हंसी हॉल में गूंज उठी। लगता है आज के लिए इतना सस्पेंस काफी है, अगली बार मिलते हैं। स्क्रीन ब्लैक हो गई और पूरी बिल्डिंग फिर से खामोश हो गई। वागजी ने तुरंत टीम को फैसिलिटी सर्च करने का ऑर्डर दिया, लेकिन एक्सपेक्टेड तरह वहां कोई नहीं मिला। जैसे हैकर शुरू से ही फिजिकली वहां था ही नहीं। ऑपरेशन टेक्निकली सक्सेसफुल था, लैन शिचन सेफ था, लेकिन सब जानते थे कि असली प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई। फैसिलिटी से बाहर निकलते वक्त वागजी की नज़र वीइंग पर पड़ी। वीइंग नॉर्मल दिखने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अगर हैकर के पास उसकी आइडेंटिटी का प्रूफ है तो वक्त बहुत कम बचा है। शाम को सब लोग फाइनली घर लौट गए। लैन शिचन और जियांग चंग एक ही बात पर खुश थे। लैन शिचन सेफ था। पिछले कुछ दिनों का स्ट्रेस पहली बार थोड़ा कम हुआ, लेकिन वागजी और वीइंग दोनों के लिए रात आसान नहीं थी। वागजी अपने ऑफिस में बैठा फैसिलिटी की रिकॉर्डिंग दोबारा देख रहा था। उससे एक बात बार बार डिस्टर्ब कर रही थी। हैकर ने शैडो को एक्सपोज करने की बात की, लेकिन की नहीं, जैसे वो जानबूझकर किसी स्पेसिफिक मोमेंट का वेट कर रहा हो। दूसरी तरफ वीइंग ने भी अपना लैपटॉप खोला। उसने सारे ट्रेसेस एनालाइज करने शुरू किए और कई घंटों बाद फाइनली उससे एक ब्रेक थ्रू मिला। फैसिलिटी के सिस्टम में एक हिडन राउट था और उस राउट का कनेक्शन ड्रैगन गेट टेक्नोलॉजीज के पुराने सर्वर से था। ये देखकर उसकी सांसें रुक गई। पहली बार सारे पीसेस एक दूसरे से जुड़ते नजर आ रहे थे। उसने पुरानी फाइल्स दोबारा खोली। प्रोजेक्ट फीनिक्स, ड्रैगन गेट कोलैप्स, फेक शैडो अटैक्स, लैन शिचन किडनैपिंग, सब एक ही सेंटर पॉइंट की तरफ जा रहे थे। और फिर उससे एक नाम मिला, झाओ रेन, ड्रैगन गेट टेक्नोलॉजीज का फॉर्मर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो सालों पहले एक एक्सीडेंट में मर चुका था, लेकिन वीइंग के सामने जो डेटा था उसके हिसाब से झाओ रेन जिंदा था और पिछले कुछ महीनों से सीक्रेटली एक्टिव था। वीइंग ने तुरंत उसकी फाइल डाउनलोड कर ली, लेकिन फाइल के लास्ट पेज पर एक फोटोग्राफ देखकर वो जाम गया। फोटो में यंग झाओ रेन कुछ इन्वेस्टर्स के साथ खड़ा था और अन इन्वेस्टर्स में एक चेहरा ऐसा था जिसे देखकर वीइंग को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो चेहरा उसके लिए बिल्कुल अनजान नहीं था। अगली सुबह वीइंग ने बिना देरी किए वागजी को मैसेज भेजा, मुझे तुमसे मिलना है, अर्जेंट। कुछ देर बाद दोनों एक क्वाइट पार्क में मिले। वागजी ने तुरंत नोटिस कर लिया कि वीइंग अनयूजुअल तरह से सीरियस है। क्या हुआ? वीइंग कुछ पाल छुप रहा। उसके पास सच बोलने और सब छुपाने के बीच सिर्फ एक पतली सी लाइन बची थी, और पहली बार उससे लगा कि शायद वो ये बोझ अकेला नहीं उठा सकता। उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है मैंने उस इंसान को ढूंढ लिया है जो इस सब के पीछे है। वागजी की आंखें उस पर टिक गई और उसी पाल उन दोनों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में सिर्फ केस ही नहीं, उनका रिश्ता भी हमेशा के लिए बदलने वाला था। पार्क में कुछ पाल तक खामोशी छाई रही। वागजी की नज़र वीइंग पर टिकी हुई थी और वीइंग अपने दिमाग में सही वर्ड्स ढूंढ रहा था। आखिर उसने अपना फोन निकला और झाओ रेन की फाइल खोलकर वागजी के सामने रख दी। वागजी ने फाइल ध्यान से पढ़नी शुरू की। जितना ज्यादा वो डिटेल्स देख रहा था, उतना ही उसका एक्सप्रेशन सीरियस होता जा रहा था। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक झाओ रेन सालों पहले मर चुका था, लेकिन कई डिजिटल ट्रेसेस प्रूव कर रहे थे कि वो जिंदा है और पिछले कुछ महीनों से सीक्रेटली काम कर रहा है। सबूत स्ट्रॉन्ग द, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल अब भी वही था, वो ये सब क्यों कर रहा था? वीइंग ने धीरे से कहा, मुझे लगता है ड्रैगन गेट के कोलैप्स के पीछे जो लोग द झाओ रेन अन सबसे बदला लेना चाहता है, और जो लोग उसकी लिस्ट में हैं उन्हें एक एक करके टारगेट कर रहा है। वागजी ने फाइल बंद कर दी। ये थ्योरी परफेक्टली फिट बैठ रही थी। प्रोजेक्ट फीनिक्स बर्बाद हुआ, ड्रैगन गेट कोलैप्स हुई, कई लोगों की जिंदगी तबाह हुई और अब सालों बाद कोई रिवेंज के लिए वापस आया था। लेकिन एक और बात थी जो वागजी को परेशान कर रही थी। अगर झाओ रेन इतना स्मार्ट है तो उसने शैडो को गेम में क्यों खींचा? ये उसके प्लान का सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट था। वीइंग ने उस सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि अंदर ही अंदर वो सच जानता था। झाओ रेन शैडो को थ्रेट समझता था और इसीलिए उसे खत्म करना चाहता था, लेकिन वो अभी भी अपनी असली आइडेंटिटी नहीं बता सकता था। कुछ देर बाद दोनों अलग हो गए, लेकिन जाते वक्त वागजी ने उसकी तरफ देखा और पहली बार सीधा कहा,
जो भी हो, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। ये वर्ड सुनकर वीइंग कुछ सेकंड्स के लिए चुप रह गया। उसके दिल में अजीब सी फीलिंग हुई, क्योंकि जिस इंसान पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करने लगा था, उसी से वो सबसे बड़ा राज छुपा रहा था। उसी रात बीजिंग सीबीआई हेडक्वार्टर्स में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। झाओ रेन को ऑफिशियली प्राइम सस्पेक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। उसकी पुरानी प्रॉपर्टीज और कॉन्टैक्ट्स ट्रेस किए जाने लगे, और फिर एक लीड मिली। बीजिंग के बाहर ड्रैगन गेट का एक पुराना रिसर्च सेंटर। ये वही जगह थी जहां प्रोजेक्ट फीनिक्स का सीक्रेट डेवलपमेंट होता था। अगली सुबह ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। वागजी और उसकी टीम लोकेशन की तरफ निकल गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि झाओ रेन भी उनका वेट कर रहा है। दूसरी तरफ वीइंग को भी एक अनोनिमस मैसेज मिला। अगर सच देखना है तो रिसर्च सेंटर अकेले आओ। मैसेज के साथ एक फोटो अटैच थी। फोटो देखकर उसका चेहरा सेफ्ट पड़ गया। फोटो में झाओ रेन था, और उसके पीछे एक स्क्रीन पर शैडो का सिंबल बना हुआ था। वीइंग तुरंत समझ गया, ये ट्रैप है, लेकिन अगर वो नहीं गया तो शायद सच का भी सामने नहीं आएगा। कुछ घंटे बाद रिसर्च सेंटर के अंदर वागजी और उसकी टीम सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। बिल्डिंग पुरानी थी, लेकिन अंदर कुछ सिस्टम्स अब भी एक्टिव थे, जैसे किसी ने हाल ही में उन्हें उसे किया हो। फिर अचानक एक रूम का दूर खुला, और अंदर जायंट स्क्रीन्स जल उठीं। स्क्रीन पर झाओरेन सामने आया। इस बार पहली बार उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखों में सालों का गुस्सा था, और इस चेहरे पर ठंडी सी मुस्कुराहट। वेलकम एजेंट वागजी, और वेलकम शैडो। ये नाम सुनते ही पूरा रूम जाम गया। वागजी की सांसें एक पाल के लिए रुक गई, क्योंकि रूम के दूसरे कोने में खड़ा वीइंग भी वहां पहुंच चुका था, और झाओ रेन की नजर सीधा उसी पर टिकी हुई थी। सालों से छुपा हुआ राज अब आखिर सबके सामने आने वाला था। रिसर्च सेंटर के रूम में एक पाल के लिए पूरी खामोशी छा गई। झाओ रेन की नजर सीधा वीइंग पार थी, और उसके होंठों पर वही ठंडी मुस्कुराहट। वेलकम शैडो। ये वर्ड्स रूम में गूंज गए। सीबीआई ऑफिसर्स तुरंत अलर्ट हो गए। सबकी नजरें वीइंग पर जा टिकीं। वागजी भी वही खड़ा था। उसके चेहरे पर शॉक साफ नजर आ रहा था। वीइंग ने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। इतने सालों तक जिस सच को उसने दुनिया से छुपाया था, आज वो उसके सामने खड़ा था, और अब उससे भागने का कोई फायदा नहीं था। झाओ रेन हंस पड़ा। देखा एजेंट वागजी, जिसे तुम ढूंढ रहे थे वो हमेशा तुम्हारे सामने था। लेकिन वागजी ने उसकी तरफ देखने के बजाय वीइंग की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक सवाल था, क्या ये सच है? रूम में कुछ सेकंड्स तक सिर्फ सन्नाटा रहा। फिर वीइंग ने धीरे से सिर हिला दिया। हाँ, मैं ही शैडो हूँ। ये वर्ड्स बोलते वक्त उसका दिल भारी हो गया। सब कुछ खत्म हो सकता था, उसकी फ्रीडम, उसकी फ्रेंडशिप, और शायद वागजी भी। लेकिन जो हुआ उसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। वागजी कुछ पाल तक छुप रहा, फिर उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे पहले ही अंदाजा हो जाना चाहिए था। वीइंग ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में ना नफरत थी ना डिसअपॉइंटमेंट। ये देखकर उसका दिल और भारी हो गया। झाओ रेन ने इरिटेट होकर टेबल पर हाथ मारा। मुझे इमोशनल रियूनियन नहीं देखना। उसने स्क्रीन पर कुछ कमांड्स एक्टिवेट की, और अगले हाई सेकंड रिसर्च सेंटर के कई सिस्टम्स ऑन हो गए। स्क्रीन्स पर कॉन्फिडेंशियल फाइल्स फ्लैश होने लगी। प्रोजेक्ट फीनिक्स के रिकॉर्ड्स, ड्रैगन गेट के डॉक्यूमेंट्स, और अन लोगों के नाम जिन्होंने कंपनी को बर्बाद किया था। झाओ रेन की आवाज रूम में गूंजी। उन्होंने सब कुछ छीन लिया, मेरी फैमिली, मेरा करियर, मेरी जिंदगी, और सिस्टम ने उन्हें बचाया। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद जस्टिस दूंगा। वागजी ने शांत आवाज में कहा, ये जस्टिस नहीं है, ये रिवेंज है। झाओ रेन की आंखें ठंडी हो गई। मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसने फाइनल कमांड एंटर की, और पूरे नेटवर्क पर सारी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स रिलीज करने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। अगर ये फाइल्स पब्लिक हो जाती तो बीजिंग में बहुत बड़ा स्कैंडल खड़ा हो सकता था। इसी पाल वीइंग एक्शन में आ गया। उसने नियरेस्ट टर्मिनल पर जंप किया और कोडिंग शुरू कर दी। झाओ रेन भी अपने सिस्टम से काउंटर अटैक करने लगा। एक बार फिर डिजिटल बैटलफील्ड शुरू हो चुका था, लेकिन इस बार स्टेक्स पहले से ज्यादा बेहद। पूरे रूम में सिर्फ कीबोर्ड्स की आवाज गूंज रही थी। सेकंड्स मिनट्स जैसे लग रहे थे। आखिर एक फाइनल कमांड के बाद वीइंग ने सिस्टम लॉक कर दिया। सारी फाइल ट्रांसफर्स रुक गई। स्क्रीन्स एक एक करके ब्लैक होने लगी। झाओ रेन का चेहरा पहली बार बदल गया। उसने हार मान ली थी।
कुछ ही देर में सीबीआई ऑफिसर्स ने उसे अरेस्ट कर लिया। सालों पुरानी कहानी आखिर खत्म होने लगी थी, लेकिन जैब ऑफिसर्स झाओ रेन को ले जा रहे थे। उसने पीछे मुड़कर वीइंग और वागजी को देखा और हल्की सी हंसी के साथ बोला, अब देखते हैं तुम दोनों का क्या होता है। उसके जाते हाई रूम फिर से खामोश हो गया। केस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, लेकिन अब एक और सच सामने खड़ा था, शैडो और सीबीआई एजेंट वागजी। अब उन्हें एक दूसरे का सामना बिना किसी राज के करना था। रिसर्च सेंटर से वापस आते वक्त कार के अंदर अजीब सी खामोशी थी। केस लगभग खत्म हो चुका था। झाओ रेन अरेस्ट हो चुका था। प्रोजेक्ट फीनिक्स का सच सामने आ चुका था। लेकिन वीइंग और वागजी के बीच अब भी एक सवाल खड़ा था। शैडो पहली बार दोनों के बीच कोई सीक्रेट नहीं था, और शायद इसी वजह से बात करना और मुश्किल लग रहा था। अगले कुछ दिन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन में गुजरे। सीबीआई ने झाओ रेन के सारे रिकॉर्ड्स कलेक्ट किए। ड्रैगन गेट केस को ऑफिशियली क्लोज किया गया और अन लोगों के खिलाफ भी एक्शन लिया गया जिन्होंने सालों पहले करप्शन और फ्रॉड केजरिए कंपनी को बर्बाद किया था। वीइंग ने भी अपने सारे अनोनिमस रिकॉर्ड्स अथॉरिटीज को दे दिए। उसने भागने या छुपने की कोशिश नहीं की। जो भी फैसला होना था वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था। लेकिन एक शाम जब उसे सीबीआई हेडक्वार्टर्स बुलाया गया तो उसके दिल की धड़कन पहले से ज्यादा तेज थी। कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर करते ही उसने देखा वागजी वहां पहले से मौजूद था। कुछ सीनियर ऑफिसर्स भी बैठे थे। मीटिंग ज्यादा देर नहीं चली, क्योंकि झाओ रेन के केस में वीइंग के एक्शंस ने कई लोगों की जान बचाई थी, और उसके सारे हैक्स भी करप्शन और क्रिमिनल एक्टिविटीज को एक्सपोज करने के लिए किए गए थे। इसलिए फाइनल डिसीजन एक्सपेक्टेड से अलग था। ऑफिशियल वार्निंग, साइबर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग और कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेशन, बस इतना ही। वीइंग को कुछ पाल तक यकीन ही नहीं हुआ। जब मीटिंग खत्म हुई और सब लोग बाहर चले गए तो रूम में सिर्फ वो और वागजी रह गए। कुछ सेकंड्स तक दोनों चुप रहे। फिर वीइंग ने धीरे से कहा, तुम नाराज नहीं हो? वागजी ने सीधा उसकी तरफ देखा। मुझे नाराज होना चाहिए। वीइंग ने हल्की सी हंसी छोड़ी। शायद मैं तुमसे इतना बड़ा सीक्रेट छुपता रहा। वागजी कुछ पाल चुप रहा। फिर उसने धीरे से जवाब दिया, और तुमने बहुत लोगों की मदद भी की। रूम में फिर खामोशी छा गई, लेकिन इस बार वो अनकंफर्टेबल नहीं थी, जैसे दोनों फाइनली एक दूसरे को पूरी तरह समझ गए हो। कुछ हफ्तों बाद बेजिंग की जिंदगी फिर नॉर्मल होने लगी। लैन शिचन और जियांग चंग की क्लोजनेस अब किसी से छुपी नहीं थी। दोनों को साथ देखकर हर किसी को समझ आ जाता था कि उनकी कहानी किस डायरेक्शन में जा रही है। और जब भी वीइंग दोनों को टीज करता, उससे तुरंत जवाब मिलता, तुम पहले अपनी लाइफ देख लो। ये सुनकर वीइंग बस हंस देता। एक शाम बेजिंग के रिवरसाइड पर ठंडी हवा चल रही थी। वीइंग रेलिंग के पास खड़ा पानी को देख रहा था। तभी उसके पास कोई आकार रुक गया। उसने बिना देखे ही पहचान लिया, वागजी। कुछ देर दोनों बिना कुछ कहे खड़े रहे। फिर वागजी ने धीरे से कहा, अब जब केस खत्म हो गया है तो शायद ह्यूम नॉर्मल लोगों की तरह मिलना चाहिए। वीइंग के चेहरे पर स्माइल आ गई। और अगर मुझे नॉर्मल रहना ना आए तो? इस बार वागजी भी मुस्कुरा दिया। तो मैं सिखा दूंगा। दोनों की नजरें मिली, और उस पाल किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी। हंटर और हैकर की कहानी यहीं से खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यहीं से उनकी असली कहानी शुरू हुई थी। बेजिंग की रोशनियों के बीच दो अलग दुनियाओं के लोग एक ही रास्ते पर चलना शुरू कर चुके थे, और इस बार उनके बीच कोई राज नहीं था, सिर्फ भरोसा और एक नया सफर। अगर आप यहाँ तक हमारे साथ जुड़े रहे तो दिल से बहुत बहुत थैंक यू। उम्मीद करती हूँ द हैकर आई हंटेड की ये जर्नी आपको पसंद आई होगी। आपको इस स्टोरी का सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा लगा, और किस कैरेक्टर ने आपका दिल जीता, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आपके कमेंट्स और सपोर्ट ही मुझे और भी अच्छी स्टोरीज लिखने की हिम्मत देते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। मैं हूँ हीवियन और आप देख रहे थे वैंक्शन रिबन लव एफएफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।